नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा और यहां से हैंड रिटन नोट्स भी आपको लेना कभी नहीं भूलिएगा। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए यदि आपको किताब पढ़ना है तो आप जैक की किताब पढ़िएगा, क्योंकि आपको बता देते हैं इसके पहले सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा भी हुआ है, इसके पहले सहायक आचार्य परीक्षा भी हुई है। इसमें जेसीईआरटी जैक का हैंड रिटन नोट्स जो है अन्य इंस्टीट्यूट या अन्य कोचिंग के भांति सबसे सुपर रहा है और सबसे ऊपर रहा है, सबसे हीरो रहा है। ठीक है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी सुपर बन के रहें और यहाँ पर जेटेट में अच्छा स्कोरिंग करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास जेसीईआरटी जैक की किताब नहीं है तो आपको यहाँ पर जैक क्लास को ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जैक का ही स्पेशल चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके साथ पीडीएफ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न का यहाँ पर तैयारी भी करवाया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा तो 500 रुपये में अभी आपको नोट्स और क्लास दोनों ही मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पर है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको जुड़ जाना है। तो देखिए, यही मेरा मोबाइल नंबर है 9631054226। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 1 से 5 शिक्षक की तैयारी भी 500 रुपये है और 6 से 8 शिक्षक की भी तैयारी 500 रुपये लग रहे हैं। और यदि दोनों शिक्षक की तैयारी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लगेंगे आपको 900 रुपये। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे और यहाँ पर सारे जेसीईआरटी जैक की किताब को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर का सारा राज्य का बता दें आपको, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सभी जगह के प्रश्न पत्र को भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स और वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहिएगा। और बाहर का टेक्स्ट बुक को एकदम अभी भी पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो है एग्जाम का यहाँ पर सिलेबस निकला नहीं था। फिर भी यहाँ पर देखिए बाजारों किताब कितने बिका गए, आप अपने से भी यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। अगर ऑथेंटिक चीज़, प्रमाणिक चीज़ और रिजल्ट करने वाला चीज़ पढ़ना है तो आपको इस चैनल से जुड़ना है। जुड़ करके आप बहुत चीप रेट में यहाँ से सारी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी जुड़िए। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण क्लास की और हम आपके लिए जेटेट 2012 का हल प्रश्न पत्र को यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, ये जेटेट 2012 का ईवीएस सेशन यानी पर्यावरण अध्ययन सेशन, जो अभी आपको लेटेस्ट में इसी ईवीएस को जीएस में कन्वर्ट किया गया है, तो जीएस के लिए आपका काम करेगा। तो आप देख लीजिएगा कि ईवीएस या जीएस के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देखिएगा तो आप ये यहाँ पर क्लियर हो जाइएगा आप कि आपको अभी तक हमने जो पीडीएफ दिया है उसमें से देखिएगा तो आपको 100% प्रश्न यहाँ से है। 100% आपको प्रश्न है। किस किस चैप्टर से वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए सिलेबस संशोधित हो ही रहा है, अगर वो 10 तक का कर देता है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही करेगा, ये तो 100% नहीं है, 101% का ये एकदम श्योर है। तो आपको जो अभी पढ़ाया गया चीज़ जितना दिया गया है वहाँ से पूरे प्रश्न आने की संभावना रहेगी, लेकिन आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न क्या था। प्रश्न है, जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षण साधन के रूप में कंपास का भी प्रयोग होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, कार्यकलाप सीट, पालतू पशु। तो शिक्षा के लिए सभी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जल को कैसे बचाया जाए इस पर अगर शिक्षा के लिए काम करना है तो आपको क्या चीज़ जरूरी होगा बताइए। तो आपको जब शिक्षा के लिए यहाँ जल बचाने के लिए जब एक शिक्षा देना होगा तो आप देखते हैं यहाँ पर सीट ना, कार्यकलाप सीट इस पर आप कहते हैं कि चित्र बना करके जल संरक्षण पर दिखाइए। तो ये क्या हो रहा है, तो इस सीट का उपयोग हम लोग कर रहे हैं जल संरक्षण के लिए। किसका, एक सीट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उस सीट पर बना करके हम लोग जल संरक्षण के लिए यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग गड्ढा खोद देंगे, यहाँ पर सोख्ता बना देंगे। तो इस तरह से जल का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्यकलाप सीट जो है जल संरक्षण के लिए उपयोगी होगा, यानी ये जो 91 नंबर है उसका आंसर सी होगा। इसके पहले हमने आपको 91 से पहले आपको यहाँ पर हमने सभी चीज़ करवा दिया है, तो आप सभी उसको अवश्य देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठन शामिल होते हैं।
निम्नलिखित में कौन एक शैक्षिक संगठन है जिससे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए अभी जो विद्यालय में मूल्यांकन चलता है, अभी जो विद्यालय में मूल्यांकन चलता है उसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है ना, आप सभी को जान रहे हैं, सभी इसमें लगभग शिक्षक लोग हैं। मूल्यांकन होता है। अब देखिए इस मूल्यांकन में क्या होता है, तो एक शैक्षिक मूल्यांकन होता है। आप देखिएगा दो तरह का, शैक्षिक मूल्यांकन और एक होता है शैक्षिक मूल्यांकन। दोनों का ग्रेड आप देते हैं जब रिजल्ट बनाते हैं। तो शैक्षिक में तो जो आप सब्जेक्ट पढ़ाएं वो चीज़ आ गया, लेकिन शैक्षिक में कि वो अपने मित्रों के साथ कैसे मिलता है, उसका शिक्षक के साथ कैसा संबंध है, वह घर परिवार के साथ कैसा संबंध है, इस सब पर भी मार्क्स मिलता है। देते हैं आप कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। तो ये सब शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत इसमें किसका मूल्यांकन करने की और आवश्यकता है वो आप यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कला शिक्षा को तो हम लोग शैक्षिक मूल्यांकन, शारीरिक शिक्षा को भी मूल्यांकन, और गणित और विज्ञान। तो एक और देखिए यहाँ पर शिक्षा जिसको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो अभी शामिल नहीं है, वो है सामाजिक दक्षता। ठीक है, सामाजिक दक्षता आंसर डी होगा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें ... के लिए समर्थ बनाना है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना, यथासंभव इसका विश्लेषण करना। ठीक है, देखिए ये सब आपका CDP का पेडागोगी हो गया। ठीक है, CDP ये आपका जो है, जैसे CDP में पेडागोगी आता है वैसे EVS का ये पेडागोगी हो गया। ठीक है, तो EVS का जब यह पेडागोगी हो गया तो इसमें तर्क अपने से लगाइएगा। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें ... के लिए समर्थ बनाना। तो पर्यावरण शिक्षा किसके लिए जरूरी है? तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं, चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। देखिए सबसे सूटेबल आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण शिक्षा आप जब पढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन और उसका निष्कर्ष निकालना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को साथ सज्जित करता है। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण कब हो जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को ... के साथ सज्जित करता है। प्रकृति को निम्नीकृत और दुरुपयोग करने के कौशल का ज्ञान देता है। एक असततशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं, कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी देता है। संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्या और एक सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा उन्हें समाधान करने का कौशल होता है। तो देखिए यही जो है आपका आंसर, यही आपका क्लियर होगा। क्या होगा? तो पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान, इसकी समस्याएं और एक सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा इन्हें समाधान करने का कौशल है। ठीक है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 94 का सी आंसर होगा। देखिए कुछ चीज़ ऐसे हैं, जब आप पेडागोगी में जाइएगा तो जो जितना बड़ा रहता है वो समझिए वो लगभग सही होता है। ठीक है, छोटे वाले गलत और बड़े वाले सही हो जाते हैं। तो उसको आप देखिएगा, मार्क कीजिएगा अपने दिमागी स्तर से, क्योंकि अब ये सब चीज़ कहिएगा तो ये टोटल चीज़ आपका किताब का है। आपको बता दे रहे टोटल चीज़ JCRT टेक्स्ट बुक का है। वही लोग जो JCRT नहीं पढ़े थे ना, उन्हीं का रिजल्ट खराब हुआ था। जो JCRT पढ़े थे जैक की परीक्षा के लिए 100% प्रश्न भिड़ा था, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा हुआ था, 130-35 तक भी चला गया था। तो आप भी लगभग देखिए यहाँ पर JCRT पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, जो JCRT नहीं पढ़ पा रहे, जो JCRT नहीं पढ़ पा रहे, किताब नहीं है, तो देखिए हम तो आपको यहाँ पर JCRT का क्लास 6 to 10 तक का, 6 to 10 तक का आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, PDF वीडियो सारा कुछ बना दिए हैं। आप यहाँ से सब कुछ परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको JCRT का बहुत चीप रेट में हम आपको देखते हैं, सिर्फ कितना में 500 रुपये में आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ से जुड़ करके जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन के महत्व हैं? एक के अतिरिक्त इसमें कौन ऐसा एक है जिसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं दर्शाया गया? उसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं होता है। बाकी सभी में ऐसा ऑप्शन है जिससे लगेगा कि आपको पर्यावरण अध्ययन से ये जुड़ा हुआ, लेकिन एक इसमें ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाषा को समझना,
दूसरा ऑप्शन है प्रकृति की जागरूकता और समझ, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण का संरक्षण और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण में संशोधन। ठीक है, तो कौन पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बताना है। तो डी नंबर ऑप्शन तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, सी में भी पर्यावरण लिखा हुआ है और डी बी में लिखा हुआ प्रकृति। तो प्रकृति किससे है बताइए, ये तो पर्यावरण से ही है। लेकिन देखिए भाषा को समझना ये पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं है, ठीक है, ये अलग फैक्टर है। इसलिए बी भी सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, पर्यावरण के संबंध में ये तीनों सही है, लेकिन कौन पर्यावरण का अध्ययन का महत्व नहीं है, किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन का महत्व, कौन एक ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं बता रहा है, वो है भाषा की प्रकृति। राइट आंसर ये होगा। अगला, वे साग सब्जियां जो रुझान देती है शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। देखिए आप बहुत सा गाइड जब लिए होंगे ना, देखिए गाइड में बहुत सारा गलत आंसर दिया हुआ है। हम भी गाइड को लेकर के हैं, लेकिन उसका आंसर देखिए हम आपको अलग से बना दिए हैं। ठीक है, हम भी गाइड का ही यहाँ पर आपको PDF बना के दे रहे हैं, लेकिन उसका आंसर जब देखिएगा तो हम अपने से अलग आपको किताब को दे करके छाट दिए हैं। ठीक है, अलग कर दिए हैं। तो आप सभी इसी को देखिएगा और इसी चैनल को ही आप देखिए, जो कि आपको बहुत अच्छा हम प्रैक्टिस सेट भी करवा दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का, सभी आए हुए प्रश्न का, और साथ में JCRT का भी हो गया है। अब तो 1 से 5 का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें आप लोग बहुत यहाँ परचम लहरा रहे हैं, बहुत लोग प्राइज ले रहे हैं। तो अभी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं टेस्ट सीरीज में, तो 20 टेस्ट सीरीज की कीमत सिर्फ लग रही है 150 रुपये। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी देख करके देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि लगभग यहाँ पर JCRT जैक की किताब का 6 to 10 तक का यहाँ पर पढ़ाई समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वे साग सब्जियाँ जो रुझान देती है शरीर को किस प्रकार से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जब 6 क्लास का किताब पढ़ रहे होंगे, 6 क्लास का किताब, तो उसमें पाठ का नाम है पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व पढ़ना है। भोजन के अंतर्गत आता है। उसमें देखिए पोषक तत्व कितने हैं, तो 6 हैं, आप पढ़ते हैं ना। उसमें क्या पढ़ते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण पढ़ते हैं ना। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल पढ़ते हैं। इतना पोषक तत्वों में आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो कि आपको किताब की गहराई में जाइएगा तो आपको मिलेगा, वो है रुझांश। वो है रुझांश, रफेज, इसको क्या बोलते हैं? रफेज। ठीक है, ये रुझांश क्या चीज़ है आपको पता है? ये रुझांश क्या चीज़ है? देखिए ये रुझांश क्या करता है। देखिए आप जैसे अभी देखिए, अभी के लेटेस्ट जो मॉडर्न आधुनिक समय जो आ गया, उसमें क्या हो रहा है, रुझांश सभी चीज़ों से हम लोग निकाल देते हैं। रुझांश सभी चीज़ों से हम लोग निकाल दे रहे हैं, जिससे दिक्कत क्या हो रहा है, तो मल अवरोध, यानी आपका जो है कब्जियत बना हुआ रह रहा है। क्या बना हुआ रहा है? कब्जियत बना हुआ रहा है। क्या हो रहा है? गैस बन रहा है। क्या हो रहा है? भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। ये सब यही रुझांश के कारण हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम कब होती है? जब आप चिकनाई युक्त चीज़ खाते हैं। चिकनाई युक्त चीज़ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन का पाचन अच्छा से डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन यही चीज़, जैसे रुझांश कहाँ पर, कैसे आप जानिएगा रुझांश किसको कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम क्या करें कि आटा है ना, आटा। तो आटा में जब आप गेहूं को पिसवाते हैं आटा, तो उसमें एक चीज़ चोकर होता है, जिसको लोग कहते हैं चोकर, कहते हैं ना। तो आटा को जब हम क्या करते हैं, आटा को जब हम चलनी से चाल देते हैं, तो उसमें से ये चोकर ये जो रफेज है, इसी को रफेज कहेंगे। जो अनावश्यक चीज़ निकल गया वो रफेज, ये चोकर होता है। अगर आप ये रोटी खाएंगे तो आपका पाचन सही रहेगा, लेकिन ये पाचन में सहायता कर रहा है। रफेज किस में सहायता कर रहा है? पाचन में सहायता कर रहा है। तो ये उपयोगी किस में हुआ? तो जो भोजन हमको नहीं पचता था उसको पचाने में मदद कर रहा है। रुझांश तो ही कर रहा है। जैसे आप जब आलू की सब्जी बनाते हैं, तो अभी आप देखते हैं क्या होता है, आलू का ऊपर का बोकला हम लोग क्या करते हैं, छील देते हैं। ये जो बोकला है ना, यही रफेज है, यही रुझांश है। ठीक है, तो रुझांश है, तो ये रुझांश आपने क्या किया, उसमें से निकाल दिया, इसलिए पाचन में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, जैसे आप बहुत से अभी देखिएगा लेटेस्ट में, आप खीरा खा रहे हैं, खीरा, तो खीरा का भी बहुत लोग ऊपरी परत को हटा देते हैं। तो ये क्या है? रुझांश था। ये पेट के अंदर क्या करता है, तो भोजन को पचाता, लेकिन आज ये भोजन को पचाने में असमर्थ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रुझांश जो है कोई पोषक तत्व तो नहीं दे रहा है आपको। रुझांश कोई भी पोषक तत्व तो नहीं देता है, कोई विटामिन सब नहीं देता है, लेकिन वो सिर्फ करता क्या है, तो जो भोजन नहीं पचता है उसको पचाने में सहायता करता है। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, जो भोजन नहीं पचता है उसको पचाने में सहायता करता है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत लोग घाटा ना,
घाटा आप लोग देहात में कहते होंगे, जो मक्का का हम लोग मोटा करके बनाते हैं, तो वो क्या करता है, तो बहुत भोजन का डाइजेशन करता है, क्योंकि उसमें केवल रुझांश ही रहता है। ठीक है, सत्तू आप देखिएगा तो उसमें रुझांश रहता है। तो ये सारे रुझांश वाली चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपका भोजन पाचन में सहायता होगी। यानी प्रश्न था कि वे साग सब्जियां जो रुझांश देती है, साग सब्जियां हमें रुझांश देती है और शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है, तो नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा दिलाती है। ठीक है, जो भोजन नहीं पच पाता है उसको से वो छुटकारा दिलाती है, भोजन को पचा देती है। ठीक है, तो बहुत में ऑप्शन गलत भी है, लेकिन आप किताब में जाकर के देखिएगा। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, हम आपको जो PDF दिए हैं, क्लास 6 का जो PDF दिए हैं, आप देख लीजिएगा, एकदम रुझांश के बारे में अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि सारा चीज़ तो आपको JCRT जैक का किताब से बनाया हुआ है, चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास हिस्ट्री क्लास 7 ज्योग्राफी, फिर यहाँ पर भूगोल, फिर यहाँ पर आपका जीव विज्ञान, सारा कुछ बनाया हुआ है। चैप्टर विज्ञान, चैप्टर 1 विज्ञान, चैप्टर 2 क्लास 6, चैप्टर 3, इस तरह से। तो वो सभी चीज़ लेकर के आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए ये सब प्रश्न अब मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ाया हुआ चीज़ आया है। ठीक है, देखिए अगला, एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके और यह उर्वरक बन सके, कहलाता है सरीसृप, द्रदु, सांप या केचुआ। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर आंसर, अवशोषित कर सके और उर्वरक बन सके। तो देखिए केचुआ का नाम आप सुने होंगे, उर्वरक बनाता है। केचुआ क्या बनाता है, शरीर को उर्वरा बनाता है, जिससे वहाँ की जमीन क्या होती है, उपजाऊ होती है। और यह किसके रूप में काम कर रहा होता है, तो उर्वरक के रूप में यह काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा और जल अवशोषित किया जा सके और उर्वरक बन सके, यह क्या कहलाता है, तो वह केचुआ है। वह क्या है, केचुआ। इसीलिए आप सुने होंगे केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो यही केचुआ जो होता है, आप देखिएगा बरसात के दिनों में ताम्र वर्ण का होता है, यह बहुत अधिक देखा जाता है आपको। ठीक है, तो केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। अगला, एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं। अजैव कारक जो है वो किसका निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो जो अजैव कारक होते हैं वो यहाँ पर आपको क्या बनाते हैं, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला, प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य हैं, प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन है। जैविक खाद्य, अजैव खाद्य, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। तो देखिए ऊर्जावर्धक भोजन किसको कहते हैं, देखिएगा आप मेरा नोट्स में जा करके एकदम देखिएगा, क्लास 6 का भोजन जो पाठ है उसमें देखिएगा मोटा लाइन में लिखा हुआ रहता है कि ऊर्जावर्धक भोजन किसको कहते हैं। तो ऊर्जावर्धक भोजन जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा बहुत अधिक हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और है, शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं। शरीर वर्धक, जो शारीरिक विकास होता है, शरीर वर्धक भोजन किसको कहते हैं, तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ है प्रोटीन। क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो याद रखिएगा किताब में आपका ये टेक्स्ट बुक का है, एकदम 100% टेक्स्ट बुक का भी जितना देखें ना, टेक्स्ट बुक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया। ठीक है, तो आपका सिलेबस भी यही हो गया है। ठीक है, आपका सिलेबस भी यही हो गया है और बहुत अधिक आपका प्रश्न एकदम जेटेट में आएगा। ठीक है, तो आप एकदम आँख मूंद करके यहाँ से सारा नोट्स PDF परचेज करके पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको इसीलिए लगता है कि सब समाप्त हो गया, क्योंकि हम आपको देखिए ज़्यादा प्रश्न दे ही नहीं रहे हैं, हम आपको केवल चैप्टर बाय चैप्टर दे रहे हैं, इसलिए आपको कम समय में ही समाप्त हो जाएगा। आप सोचेगा बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें आलतू फालतू चीज़ रहता ही नहीं। इसमें केवल क्या है, तो केवल आने वाला प्रश्न है, और जितना चैप्टर्स में जो प्रश्न निकल पाया उसी को बनाए हैं, और वहाँ से जैक वहीं से पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। तो ये आप देख लिए, इसका आंसर सी था। अगला है, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियाँ किसमें जुड़ी रहती है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें किसमें जुड़ी हुई रहती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो सभी किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये प्राणी जो है एक दूसरे से खाद्य जाल के द्वारा किसके द्वारा, खाद्य जाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला है, सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा स्रोत के रूप में करते हैं, बताना है आपको। जो सजीव, जैसे मान लीजिए मानव है, जैसे आप मानव है या जीव है, या मानव या जीव, सजीव। ठीक है, ये जो है कौन सा ऐसा ऊर्जा है जिसका निरंतर हमेशा उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो कौन कौन होगा, सूरज का प्रकाश होगा, चांदनी होगा, जल होगा या वायु होगा। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा के रूप में किसको हम लोग प्रयोग करते हैं, विटामिन के रूप में। तो ये सूर्य का प्रकाश होता है, ये सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी से हमको शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा के रूप में, स्रोत के रूप में जो हमेशा प्रयोग किया जाता है निरंतर, वो है सूर्य का प्रकाश। क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है,
ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? देखिए कभी कभी एग्जाम में जो होता है ना फंसाता है। ओमनीवोरस लेके बहुत लोगों को हमको लगता है कि देखिए 80% आदमी इसमें फंस गया था एग्जाम में, जबकि वो इसके बारे में जान रहा है, लेकिन ये ओमनीवोरस जो है अंग्रेजी चीज़ है, अंग्रेजी अर्थ, अंग्रेजी वाला लिख दिया गया है, ठीक है। और इसी का हिंदी में लिखता तो ओमनीवोरस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर सर्वाहारी। ओमनीवोरस का क्या होता है? सर्वाहारी, याद रखिएगा। अगर यही सर्वाहारी पूछा हुआ रहता ना तो इसमें 80% आदमी का सही होता, लेकिन ओमनीवोरस लिख के इसमें अब 20% आदमी का सही हुआ जो अंग्रेजी देखते थे। तो कम से कम देखिए हिंदी अंग्रेजी सब कुछ देखा कीजिए, उसका स्पेलिंग ही सब, क्योंकि उसमें से 1-2 प्रश्न आपको ऐसा लिख देगा जो अंग्रेजी वर्ड का होगा। लेकिन हम तो अपने जो PDF जितने हैं उसमें जो लगता है कि आने लायक है उसको हमने अंग्रेजी में भी यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए ओमनीवोरस अगर अभी आपसे पूछे थे तो आप भी कंफ्यूज रहते, लेकिन अब अगर सर्वाहारी कह दिए तो आपको लगा ना कि कितना जल्दी हो गया। सर्वाहारी का मतलब क्या हो गया? तो जो पौधा और मांस दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस का क्या अर्थ हो गया? तो वे जो पौधे और मांस खाते हैं, वो जो केवल पौधे खाते हैं, वो जो केवल मांस खाते हैं, वे जो न पौधा और न मांस खाते हैं। तो ओमनीवोरस मतलब हो गया सर्वाहारी, याद रखिएगा। ओमनी मतलब ओमनी मतलब जो सभी में मिलता है, तो सर्वाहारी होता है, और सर्वाहारी का मतलब होता है जो पौधे और मांस खाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते क्या कहलाते? देखिए आपको अभी देखा है ना, ये आप जाइएगा तो पाठ में ही आपको अगला पाठ में दिया गया है शाकाहारी। एकदम पढ़ना है, विज्ञान में जाकर देखिएगा आप, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखिए भोजन में पाठ में पढ़ना है ना, ये तीनों चीज़। तो यहाँ पर अगर इसका अंग्रेजी नाम दे देगा तो आप तो देखते नहीं है, तो आप क्या हो जाइएगा, यहाँ पर 1 नंबर गड़बड़ा जाइएगा। तो देखिए अंग्रेजी नाम जैसे शाकाहारी ना, शाकाहारी में क्या होता है? हरा साग सब्जी होता है। हरा साग सब्जी नाम याद करने का तरीका बता रहा, देखिए हरा साग सब्जी होता है, साग सब्जी होता है ना। तो हरा से देखिए, हरा से याद रखिएगा हर्बीवोरस, हरा में हर्बीवोरस मतलब कि हरा चीज़ मतलब क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। तो हर्बीवोरस भी कभी कभी दे सकता है, तो हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी होता है, ठीक है। अब देखिए मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ को खा जाते हैं ना, काट के किसी चीज़ को हम लोग खाते हैं। मछली को भी यहाँ पर काट के बनाते हैं, मछली को भी, मुर्गा को भी और बकरी को भी। इसको कैसे करते हैं? काट के पीस बनाते हैं, काट के, ठीक है। तो मांसाहारी को काट के बनाया जाता है या खाया जाता है। तो काट में देखिए क है, क से काट में का है, तो का से कार्निवोरस याद रखिएगा। मांसाहारी का कार्निवोरस याद रखिएगा, ठीक है। कैसे याद रखिएगा अभी आपको बता दिए। तो कार्निवोरस होता है अंग्रेजी में, इसको भी दिमाग में रखिए। और देखिए एक होता है ओमनीवोरस, जो अभी आपको बताए थे, जो दोनों के लिए हो गया, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं उनको, तो ये तो न कार्निवोरस है न हर्बीवोरस है, दूसरा सेंस है, न होस्ट है। यह पैरासाइट भी अंग्रेजी वर्ड्स है, इसको हम लोग कहते हैं परजीवी। तो परजीवी वे प्राणी है जो दूसरे प्राणियों के शरीर पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो ये परजीवी में देखिएगा, एक चीज़ होता है जू, क्या कहते हैं? जू कहते हैं ना। ये जू कहाँ होता है? तो ये मनुष्य में पाए जाते हैं जू, या जानवरों में पाए जाते हैं जू। बालों पर होते हैं ज़्यादा करके, जहाँ ज़्यादा बाल होते हैं, अगर सफाई उसका नहीं किया जाए तो उसी पोषक तत्वों से किसका जन्म होता है? जू का जन्म होता है। और ये जू क्या करते हैं बताइए? तो ये जू अगर बाल जो है आपको माथा में है, तो यहाँ पर जू हो गया। जू क्या कर रहे हैं? तो आप ही से भोजन प्रदान कर रहे हैं दूसरे जीव पर। ये कहाँ पर है? पेड़ पौधा पर है? नहीं, ये किसी सजीव जीव पर है, आप पर है, आदमी पर है। और यहीं से क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है। और इसी क्षेत्र में क्या कर रहा है? वो अंडा दे करके उसकी संख्या भी बढ़ा रहा है। तो वही चीज लिखा, वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर रहते हैं। तो ये दूसरे प्राणी के भीतर है कि नहीं? ये भी प्राणी है, आप भी प्राणी है, आपके भीतर है कि नहीं? भीतर है। और उनके शरीर से ही भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने के लिए अलग उतर रहा है कहीं, कि आपके बालों का जो पोषक तत्व है वहीं से भोजन प्राप्त कर रहा है ना। तो उसको क्या कहलाएंगे? पैरासाइट कहेंगे, परजीवी कहेंगे। कन्फर्म हो गया होगा ना? परजीवी कहेंगे, ठीक है। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पोषक, स्टार्च,
क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर गलत बता रहा, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए था। ठीक है, नहीं, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को प्रकाश संश्लेषण नहीं कहा जाता है। पौधे किस प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं, पौधे किस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं, उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे किस प्रक्रम द्वारा भोजन बनाते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ना, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहते हैं, उभयचर, स्थलचर, स्तनपायी, सरीसृप। ठीक है, तो उभयचर आप एक नाम सुने होंगे, सबको जानते होंगे, वो भूमि और जल दोनों में रहते हैं। ठीक है, चलिए उभयचर नाम हो गया इसका। अगला देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्यानुसृत होती है वह है केवल गणित, प्रकृति की जागरूकता, प्रकृति का संरक्षण, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्यानुसृत होती है वह होता है कैसा। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो अन्यानुसृत होते हैं। अन्यानुसृत का मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो एक दूसरे पर पर्यावरण कौन निर्भर रहता है, तो एक दूसरे में पर्यावरण पर यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति का चित्रण है, क्योंकि यही उसका अन्यानुसृत संबंध के रूप में करते रहता है। ठीक है, तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अगला है, निम्नलिखित में कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन पोषक तत्व का भाग एगो इसमें से नहीं है, कौन ऐसा एगो पोषक तत्व जो एक भाग नहीं। देखिए 2012 का सारा क्वेश्चन आप जो अभी तक देखे होंगे सब हमारे पीडीएफ से है, आप जो पहले से जुड़े हुए देखे हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप यस लेके कमेंट कीजिए, आपको है कि नहीं। ठीक है, आपको है कि नहीं 2012 का जितना भी प्रश्न अभी निकला है वो क्या हमारे पीडीएफ में है। आप विज्ञान सेशन को जाकर के देख लीजिएगा। देखिए अभी तो जीएस कर दिया आपको, अभी जीएस कर दिया ना, तो अगर ईवीएस होता तो समझिए कि आपको 30 में 30 आता, और जीएस है तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको 30 में 30 आ जाए। वो कैसे बताइए, वो कैसे हो पाएगा। तो वो भी अब जीएस में, जिसे यहाँ पर अगर ईवीएस रहता तो आपको देखिए पढ़ना कुछ कम पड़ता। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या देख लेना था आपको, एक बात भूगोल आ जाता है और एक बात उसमें विज्ञान, और विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, यही दो चीज़ महत्वपूर्ण होता था ईवीएस में। ठीक है, लेकिन अभी देखिए अब आपको अभी यहाँ सिलेबस जीएस कर दिया गया। अब जीएस देखिए विस्तृत चीज़ हो गया, जीएस विस्तृत चीज़ हो गया। अब इसमें आपको देखिए 6 to 10 तक का सामाजिक विज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान तो 6 to 10 तक का जमा सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, और 6 to 10 तक का पूरा विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। यही समझ जाइए, तो आपका सिलेबस अब बड़ा हो गया है। तो आपको ये सारा चीज़ हम दे दिए हैं जो जीएस के अंतर्गत आपको लगभग समाप्ति की ओर है। तो आप समाप्त हो भी गया है, कुछ पार्ट बचे हुए हैं। तो सब कोई टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए, जो भी यहाँ से 1-2 दिन में बनाइएगा, और टेस्ट सीरीज में जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपका चल रहा है, वहाँ पर इसी तरह से सारे प्रश्न और पीडीएफ आपको हम एकदम बारीकी से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा। अगला है, कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं। तो देखिए पोषक तत्वों की संख्या कितनी, 6 आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व में कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण, ये पोषक तत्व का भाग है। तो ये देखिए प्रोटीन ये पोषक तत्व का भाग है, विटामिन पोषक तत्व का भाग है, खनिज लवण पोषक तत्व का भाग है। लेकिन यहाँ पर दिया है कास्टिक सोडा, ये पोषक तत्व नहीं है, ये रासायनिक तत्व है। ठीक है, ये पोषक तत्व नहीं है, ये रासायनिक यौगिक हैं, ये रासायनिक यौगिक हैं, इसलिए पोषक तत्व का एक भाग नहीं है। आपसे पूछा था कि कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं है, तो राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अपने समझने की जरूरत। कहिएगा सर ये प्रश्न तो आप नहीं दिए, तो ये प्रश्न हम कहाँ से देंगे, क्यों देंगे। आपको पोषक तत्व तो हमने बता दिया ना, कि पोषक तत्व 6 जो भी है, आपको प्रोटीन बता दिए, कार्बोहाइड्रेट बता दिए, वसा बता दिए, विटामिन बता दिए, खनिज लवण बता दिए, और जल बता दिए। अब इसमें से देखिए कि पोषक तत्व कहीं है, खनिज मिल रहा है, पोषक तत्व है, विटामिन तो ये पोषक तत्व है, और प्रोटीन तो पोषक तत्व है, कास्टिक सोडा आपका कहीं नाम आया है नहीं, तो ये पोषक तत्व नहीं है। तो कुछ डिसाइड तो आपको अपने करने पड़ेंगे ना, तो ये सही है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है वह है। देखिए अभी है आपको हम रुक्षांश के बारे में, रफेज के बारे में पूरा क्लियर किए थे। रुक्षांश का काम क्या है, तो जो भोजन नहीं पचता है उसको पचाने में
सुविधा करता है, पहला चीज़। और रुक्षांश क्या चीज़ नहीं देता है, ये भी हम बोले थे कि रुक्षांश न तो हमें कोई पोषक तत्व देता है, न तो हमें विटामिन प्राप्त करता है, न तो हमें खनिज लवण, कोई चीज़ हमारे शरीर को देता नहीं है, सिर्फ छुटकारा देता है किससे, तो बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा देता है। मतलब अगर किसी दिन आपका भोजन नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो आप रुक्षांश वाली चीज़ें ले लें तो आपका भोजन डाइजेशन हो जाएगा, मतलब भोजन के पाचन में छुटकारा दिवाता है, नहीं पचे हुए भोजन का, ठीक है। तो कौन एक चीज़ जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है, तो रुक्षांश तो नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा देता ही है। साग सब्जी का स्रोत है, भोजन का अनिवार्य संगठक है, तो ये पोषक तत्व है। ये क्या है, पोषक तत्व है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, ग्राम माने गाँव में किसी एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। बांध का, बाल्टी का, पीठ का या पंप का, ठीक है। तो ग्राम के एक परिवार है, उसमें अगर जल भंडार करना है तो उसके लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तो देखिए सबसे जो जरूरी चीज़ आता है वो आपका होता है पीठ, जिसको हम लोग कहते हैं सोखता, जहाँ पानी सोखता रहता है तो वहीं पर जल भंडारण हम लोग करते हैं, जिससे जल जो है बर्बाद हमारा नहीं हो, तो वो पीठ सोखता के रूप में हम लोग लेते हैं गाँव में, ठीक है। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, वर्षा में, कुआं में, हिमशैल में, समुद्र में, ठीक है। तो वर्षा में तो एकदम स्वच्छ और साफ जल होता है, कुआं में भी स्वच्छ और साफ जल होता है, हिमशैल में भी स्वच्छ और साफ जल होता है, लेकिन समुद्र के जल में स्वच्छ और साफ जल नहीं होता है, क्योंकि यह खारा होता है। आप याद रखें ना, खारा, और ये पीने योग्य नहीं होता है, ये स्वच्छ नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्वच्छ जल नहीं होता है समुद्र, क्योंकि इसका उपयोग में नहीं आता है। जो उपयोग में आता है उसको स्वच्छ जल के अंतर्गत रखेंगे, और जो उपयोग में नहीं आता है उसको अस्वच्छ जल के अंतर्गत रखेंगे, तो वो समुद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 111 नंबर प्रश्न है। हाइड्रीला जैसे पौधे कहाँ रहता है, आपको बताना है कि हाइड्रीला जो पौधा है उसके जैसा पौधा कहाँ रहता है, ठीक है। कच्छ में, मरुभूमि में, जल में या वन में, ठीक है। तो हाइड्रीला जैसे जो पौधे रहते हैं, देखिए हाइड्रीला जो है वो जलीय पौधा है, हाइड्रीला जो है जलीय पौधा है। तो जलीय पौधा कहाँ पर रहेगा बताइए, जल में रहेगा। तो हाइड्रीला जैसा पौधे कहाँ रहेंगे बताइए, तो हाइड्रीला जैसे पौधे रहेंगे आपको जल में रहेंगे। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है क्या कहलाता है, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च या अम्ल, ठीक है। तो एंजाइम ऐसे एक पदार्थ है जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और इसकी मदद से भोजन का पाचन होता है, ठीक है। देखिए अगला है, बीओडी का मान किसमें अधिक होता है, स्वच्छ जल, मल जल, प्रदूषित जल या ये सभी, ठीक है। तो बीओडी का मान सबसे अधिक मल जल में होता है। बीओडी का मतलब क्या होता है, देखिए एक परीक्षा में बीओडी का फुल फॉर्म भी आया था, बीओडी का फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आ गया था। तो इसका होता है बायोकेमिकल, ओ से मतलब ऑक्सीजन और डी से मतलब डिमांड, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन पूर्ति, ठीक है। अगला, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए ये भी विज्ञान का है, विज्ञान आप पाठ में जाइएगा, सब कुछ आपको देखिए सब का पीडीएफ दे दिए, सब देख लीजिएगा, कुछ बचा हुआ है वो आज से जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वननाशन, अप्रदन, प्रदूषण या कृषि, ठीक है। तो जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देना उसको कहते हैं अप्रदन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना अप्रदन कहलाता है। ये आपका भूगोल में भी काम कर रहा है, ये आपका जीव विज्ञान का भी एक पार्ट है, तो वो अप्रदन कहलाता है, ठीक है। अगला है, पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है, ये आपका बायोलॉजी का है, क्लास 6 का JCRT में दिया गया है, जल पाठ है और इसका पीडीएफ भी हम आपको दिए हैं और वहाँ ये प्रश्न है भी, ठीक है। तो पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए आप याद रखिएगा 97% भाग जो है आपका कहाँ पर है, तो ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में। और ये समुद्र का जल क्या है, पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है मतलब स्वच्छ जल नहीं है, यही कहा जाएगा। तो इसमें 97% जब आपको अस्वच्छ जल है, तो स्वच्छ जल कितना प्रतिशत हुआ, 3% हुआ। तो देखिए ऑप्शन 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 3.1 वाला है तो गलत है, लेकिन अगर 2.7 से लेकर 3 के अंदर कुछ भी दिया है तो आप उसको मार सकते हैं, ठीक ना। तो प्रश्न इसी तरह के आएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है, डायबिटीज, हैजा, मलेरिया, चेचक। कुछ रोग ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गैर संक्रामक रोग, उसी को कहते हैं गैर संक्रामक रोग। तो जिसमें डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने ये सबसे नहीं फैलता है, इसलिए यह एक गैर संक्रामक रोग है। क्लियर। अगला,
कौन सा विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है? वह दाल, आलू और केलों में पाया जाता है और उसकी कमी से हमें बेरी का रोग होता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा, आप सभी यहाँ बताइएगा। ठीक है, तो वो है, आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका हमने ट्रिक भी दिया है, रात क्या बताए थे? रात बेरी साकेत रोया फिर भी खून न रुका। तो रात यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी। तो यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ मेंशन किया है। केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी का रोग होता है। देखिए इधर अगर नहीं पता चला तो यहाँ छोड़िए, बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो बेरी कैसे लिखेगा? BERI, बेरी में बी से लिखा था, इसलिए बी याद रखिएगा। तो बेरी तब बी, बेरी तब बी, बेरी तब बी। क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही याद रखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? एडिबल शब्द का क्या अर्थ है? पिया जा सकता है, खाया जा सकता है, मिट्टी में बोया जा सकता है, फेंका जा सकता है। ठीक है, एडिबल जो है ईट से बना हुआ है, ईट का मतलब खाना है, यानी खाने योग्य पदार्थ को एडिबल कहते हैं, एडिबल। ठीक है, आप लोग बहुत सा नाम सुने हैं ना, इडली का नाम सुने हैं कि नहीं? इडली का नाम, तो यही इडली से एडिबल हो गया और यह खाने योग्य हो गया, तो ये खाया जा सकता है, उसके लिए है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट है, भू अपरदन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति में किसके कारण होता है? भू अपरदन किसके कारण हो रहा है? अल्प वर्षा किसके कारण हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता किसके कारण हो रहा है? प्रकृति में ये सब किसके कारण? देखिए प्रश्न को आप स्पीड में नहीं, उसको अंडरलाइन कर करके पढ़िए, समझ में आपको अपने उसका ऑप्शन आने लगेगा। और जब ऐसे खाली पढ़िएगा तो नहीं आएगा। देखिए तुम उसको तोड़िए, भू अपरदन यानी मिट्टी का कटाव, अल्प वर्षा कम होना, प्राकृतिक संसाधन क्षीणता प्राकृतिक संसाधन कम होना, और संकुचन प्रकृति में किसके कारण हो रहा है? वन नाशन के कारण, वन रोपण के कारण, मौसम कारण, जल के कारण। तो भू अपरदन कैसे हो रहा है? तो अगर यहाँ पर वन रहता तो वन क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर वन का नाश किया तब तो भू अपरदन हुआ। अल्प वर्षा, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर वन कम होते हैं, जहाँ वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हर मिनट सेकंड पर भी बारिश हो जाती है। तो ये सभी कारण वन नाशन का है, वन नाश के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, वन नाश के कारण ऐसा हुआ है। ठीक ना, चलिए अगला, एक गांव में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है? एक गांव में, ग्राम मतलब गांव में, पेयजल का एक संभव माने क्या, को संभव स्रोत क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र तो गांव में नहीं, सभी गांव के लिए हो सकता है। बांध तो सभी गांव के लिए पेयजल का स्रोत नहीं हो सकता है। समुद्र तल तो सभी गांव के लिए पेयजल का स्रोत नहीं हो सकता है। तो कुआं, सबसे कुआं। तो देखिए कुछ प्रश्न आपके बौद्धिक स्तर पर होते हैं, आप सभी उसको देख लीजिएगा और बनाइएगा। प्रश्न को थोड़ा हल्के वे में लेकर के अच्छे से पढ़िएगा, बिना बकाए हुए, तो आपका सब प्रश्न बनेगा। तो जो अभी तक हमारे साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हैं, आपको देखिए एकदम सरल भाषा में आपको सारा चीज़ का प्रैक्टिस सेट, साथ में JCRT जैक का किताब टोटल करवा दे रहे हैं। बहुत अधिक संभावना आपकी देखिए यहाँ से आने की रहेगी। बाकी जो फालतू में अगर यहाँ पर टेक्स्ट बुक लेकर के ये सब पढ़ रहे हैं या अभी तक पढ़े हैं, तो अभी भी देखिए आपको ऑप्शन है, आप अपना लाइफ सुधार सकते हैं सिर्फ हमारे साथ जुड़ करके। तो आप जुड़ जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको तैयारी करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप अभी कभी जुड़िएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर मोबाइल नंबर नहीं आपको पता चल पा रहा है तो आपका मोबाइल नंबर है, देखिए 9631054226 पर अभी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।